डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा आसान और फायदेमंद हो सके। तो आइए आज हम जिन विषयों पर जानकारियाँ हासिल करेंगे आपके साथ वो साझा कर लें। आज के हमारे दो खास विषय रहने वाले हैं पपीते की खेती एवं रोपण, और इसके साथ ही हम बात करेंगे मोटे अनाज की खेती के बारे में। इन दोनों विषयों से संबंधित कोई भी जानकारी अगर लेना चाहते हैं, कुछ भी जानना, पूछना या समझना चाहते हैं तो हमारा टोल फ्री नंबर्स नोट कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-113-060, 1800-113-061। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर जिससे सीधा आप हमें प्रश्न अपने भेज सकते हैं मैसेज के द्वारा। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कीजिए 8800520717। हमारा ईमेल आईडी भी आप लिख सकते हैं, ईमेल के जरिए भी अपने सवाल सीधे हम तक पहुंचा सकते हैं अगर हमारी फोन लाइन व्यस्त हो तो। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो ये तीन विकल्प हमने आपको दिए हैं। अगर हमारा फोन लाइन व्यस्त होती हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए या फिर ईमेल के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। आइए आपका जो है वो परिचय करवा देते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे दो विशेषज्ञों से। हमें पपीते के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर कन्हैया सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और मोटे अनाज की खेती से संबंधित हमें सारी जानकारियाँ देंगे डॉक्टर रामस्वरूप बाना जी। डॉक्टर बाना आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फिर देर किस बात की कार्यक्रम में जो है वो बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि पपीते के रोपण का जो है वो अभी जो सही समय है जो उसकी खेती के लिए कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है। पपीते की कौन सी अच्छी किस्म लें, किस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए, हमारे देश में कहाँ कहाँ जो है इसकी खेती हो सकती है, तमाम जानकारियाँ डॉक्टर कन्हैया जी आपसे हासिल करेंगे। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे कि हमारे देश में पपीते की जो खेती है वो कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है, कहाँ कहाँ की जा सकती है। पपीता एक उष्णकटिबंधीय फल है, तो जहाँ भी हम कहते हैं कि जहाँ पे भी ठंड ना पड़ती हो, जहाँ पे कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है और उमस ज़्यादा होती हो, तो वहाँ पे हम पपीता की खेती कर सकते हैं। वैसे पूरे विश्व में भारत का पहला स्थान है इस समय, जहाँ पे कि हम लोग करीब पूरे विश्व का 44% जो खेती होती है या प्रोडक्शन होता है कह सकते हैं प्रोडक्शन, वो हमारे भारत में होता है। हम पहले नंबर पे हैं। यदि हम देश की बात करते हैं तो जो सबसे पहला जो स्टेट है हमारा है वो आंध्र प्रदेश में इसकी ज़्यादा खेती होती है। आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है एवं महाराष्ट्र है। तो ये जो प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर इसकी खेती ज़्यादा होती है। मुख्यतः ऐसी खेती हम कह सकते हैं कि जो दक्षिणी भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन जगहों पे इसकी खेती अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। हमारे जो नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत का जो दिल्ली है, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा हमको पपीता की खेती करने में समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान जो है वो बहुत ही जाड़े के समय में बहुत ही नीचे चला जाता है, 10 डिग्री से नीचे चला जाता है। जी बिल्कुल। और इसी से संबंधित आगे भी कुछ और जानकारियाँ आपसे डॉक्टर कन्हैया जी यहाँ पर हम ज़रूर हासिल करेंगे कि जब रोपण करें तो गड्ढों की जो गहराई है वो कितनी होनी चाहिए, सिंचाई किस प्रकार करें, कितनी बार करें, क्योंकि अब मौसम में भी जो है वो हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम जानकारियाँ आपसे हासिल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पपीते के उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। ये समय पपीते की रुपाई का है। पपीता उगाने वाले मुख्य राज्यों में इसकी रुपाई पूरे साल होती है। इसके अलावा पपीते की रुपाई का समय जुलाई सितंबर तय करते हुए विषाणु रोग फैलाने वाले एफिड वेक्टर यानी रस चूसने वाले कीटों की संख्या का भी ध्यान रखा जाता है। रुपाई ऐसे मौसम में की जाती है जब एफिड वेक्टर की संख्या प्राकृतिक रूप से कम हो और आगे आने वाले कुछ महीनों में भी कम रहे। इससे विषाणु रोग से होने वाले नुकसान कम हो जाते हैं।
पपीते के पौधों के बीच की दूरी 6 फीट बाय 8 फीट या 7 फीट बाय 7 फीट होती है। इससे 1 एकड़ में 900 पौधे लगते हैं। 10% पौध गैप फिलिंग के लिए रखे जाते हैं। इस तरह 1 एकड़ के बगीचे के लिए 1000 पौधे तैयार होने चाहिए। इसके पौधे 2 फीट लंबे, 2 फीट चौड़े और 2 फीट गहरे गड्ढे में लगाए जाते हैं। गड्ढे खोदने में आने वाली अधिक लागत को देखते हुए किसान गड्ढे खोदने के स्थान पर ट्रैक्टर से खेत में 7 या 8 फीट की दूरी पर 1 फीट ऊंची मेड़ बना लेते हैं। इन मेड़ों पर 6 से 7 फीट की दूरी पर पौधे रोप देते हैं। पौधे लगाते समय गड्ढे में 10 किलो गोबर की खाद, 0.5 किलो नीम की खली मिला देनी चाहिए। पौधे रोपने से पहले गड्ढे को गीला कर लेना चाहिए। पौध लगाने के 1 सप्ताह बाद मिट्टी में कवकनाशी से ड्रेंचिंग जरूर करनी चाहिए, नहीं तो पौधे का जड़ और तना कवक लगने से सड़ जाते हैं। जल प्रबंधन की बात करें तो पपीते के पौधों का जल प्रबंधन ड्रिप विधि से अच्छे तरीके से होता है। तो अभी आपने देखी पपीते के रोपण और खेती पर हमारी विशेष रिपोर्ट। आइए अब यहाँ पर हम रुक करते हैं डॉक्टर बाना का और उनसे जो है मोटे अनाज के संबंध में जानकारियाँ लेते हैं। तो डॉक्टर बाना, मोटे अनाज की खेती के बारे में मेरा आपसे भी यही प्रश्न रहेगा कि देश के कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं, कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर आसानी से जो है वो मोटे अनाज की खेती की जा सकती है? अगर मोटे अनाज की हम बात करें तो इनको मिलेट्स, श्री अन्न या कद्दन फसलें बोलते हैं। और इन फसलों में नाम आता है बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, कोदो, कुटकी, सांवा और चीना। ये प्रमुख फसलें हैं जिनमें बाजरा सर्वाधिक क्षेत्र में उगाया जाता है, 1 नंबर फसल है। उसके बाद ज्वार की फसल है जो श्री अन्न में प्रमुख फसल है। और जो कोदो, कुटकी, सांवा, चीना है इनको छोटी मिलेट्स या छोटी कद्दन फसलें बोलते हैं। अगर इनके क्षेत्र की हम बात करें तो राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली से जो सटा हुआ क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक क्षेत्र में बाजरा उगाया जाता है। इसके साथ ही ज्वार राजस्थान से शुरू होकर जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ तक कोयम्बटूर तक के क्षेत्र में लगाया जाता है। और जो दक्षिण भारतीय क्षेत्र है वहाँ पर रबी के मौसम में भी ज्वार लगाई जाती है। और जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर छोटी कद्दन फसलें जैसे कि उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र हो गए। और रागी की बात करें तो इन क्षेत्रों के अलावा झारखंड में और कर्नाटक में काफ़ी क्षेत्र में रागी उगाई जाती है। तो इस तरह से लगभग आधे से अधिक भारत का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कद्दन फसलें या मिलेट्स लगाई जाती है। और चूँकि इनका मानव पोषण में बड़ा महत्व है तो और जब से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 मनाया है भारत सरकार के प्रयासों से पूरी दुनिया में, उसके बाद तो इनमें जागरूकता इतनी आई है कि हर जगह से हमारे पास किसानों की क्यूरीज आती है और जो स्टार्टअप्स हैं वो भी आ रहे हैं ताकि इनका प्रोसेसिंग करके और अधिकाधिक पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जी बिल्कुल। और इसके संबंध में आपसे भी ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे कि अब जो है मौसम में जैसे हम बदलाव देख रहे हैं तो कब से जो है इसकी खेती शुरू की जा सकती है, किस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए, कैसा इसका जो पोषक तत्व प्रबंधन है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इसकी मोटे अनाज की खेती से जुड़ी हैं। तमाम बातें आपसे ज़रूर हासिल करेंगे डॉक्टर बाना आगे, लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। मोटे अनाज को ही श्री अन्न भी कहा जाता है। बता दें कि मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सांवा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को धान आदि फसलों के मुकाबले पानी की कम जरूरत पड़ती है और यूरिया व दूसरे रसायनों की जरूरत नहीं पड़ती और न ही जरूरत होती है सर्दी और गर्मी की। इसीलिए मोटे अनाज की खेती टिकाऊ खेती के लिए उपयुक्त है। बात अगर बाजरे की खेती की करें तो इसकी बुआई के लिए हल्की दोमट बलुई मिट्टी सही रहती है। भूमि का जल निकास अच्छा होना चाहिए। बाजरे के बीज बहुत छोटे होते हैं और इसके जमाव के लिए हल्की और भुरभुरी मिट्टी का होना जरूरी है। इसीलिए खेत में 2 या 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद पाटा लगा दें। किसानों की बात करें तो किस्मों का चयन अपने इलाके को ध्यान में रखकर करना चाहिए। वहीं रागी और कोदो बोने के लिए एक गहरी जुताई और 2 से 3 हैरों से जुताई कर पाटा लगा दें।
रागी के लिए 10 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए और कोदो के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहते हैं। रागी बोते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। वही कोदो बोते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। तो अभी आपने मोटे अनाज की खेती के संबंध में देखी एक विशेष रिपोर्ट। आपको एक बार फिर से बता दें, अपने आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में हम जानकारियां हासिल कर रहे हैं कि किस तरीके से आप पपीते की खेती और उसका रोपण कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम ये भी जान रहे हैं कि कैसे आप कर सकते हैं मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न की खेती। अगर इन दोनों के विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कुछ भी जानना, पूछना या समझना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर्स और हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसके साथ ही हमारा ईमेल आईडी लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 1800-113-0661 पर। अगर हमारा फ़ोन व्यस्त जाता है तो तुरंत ही आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सवाल या फिर ईमेल के ज़रिए भी अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं 8800520717 और hellokisan2015@gmail.com ये है हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर कन्हैया जी का। तो डॉक्टर कन्हैया जी, अब आपसे तो ये जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर पपीते की खेती होती है, ये हमने जान लिया, लेकिन प्रदेश के हिसाब से कौन सी ऐसी उन्नत किस्में हैं जिनका चयन किया जा सकता है? पपीता में दो तरह की किस्में होती हैं। एक तो होती है जिसको हम लोग कहते हैं एक लिंगी या हमारी भाषा में डायोसिस बोलते हैं, और दूसरी होती है उभय लिंगी। एक लिंगी में क्या होता है कि इसमें या तो नर होता है या तो मादा होता है। जब हम लगाते हैं नर्सरी, तो और नर्सरी लगाने के बाद जब पौधरोपण करते हैं तो एक पौधे में नर आएगा, दूसरे में मादा आता है। जबकि जो दूसरे ग्रुप की जो वैरायटियाँ हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि उभय लिंगी या गायोडायसिस जिसको बोलते हैं, उसमें या तो मादा आएगा या तो उभय लिंगी फूल आते हैं। तो हम ये कहेंगे किसान भाइयों से कि जो भी लगाएं पपीता, तो आप प्रयास करें कि उभय लिंगी की जो किस्में हैं उनका रोपण करें, क्योंकि इसमें आपको 100% जो है वो फल मिलेंगे। जबकि वहीं नर वाले पुष्प वाले में नर में 50% जो है नर निकल जाते हैं, तो जिससे किसान भाई को केवल थोड़ा घाटा होगा। तो यदि आपको मिल सकती हैं तो आप जो है द्विलिंगी किस्मों का उपयोग करें। इसमें हम आपको नाम बताएं। सबसे पहले तो एक हमारे संस्थान की वेराइटी है पूसा पीत, जो अभी 2022 में ही रिलीज हुई है, तो इसका बीज ले सकते हैं किसान भाई। इसके अलावा दो वेराइटियाँ, दो किस्में हैं आयाचार बंगलौर की, जो कि जैसा आपने कहा कि प्रदेश वाइज है। तो यदि आपके साउथ के दक्षिण भारत के राज्य के लोग लगाना चाहते हैं तो सबसे दो वेराइटी हैं आपकी, एक है अर्का और दूसरी है पूसा अर्का प्रभात। अर्का सूर्या, अर्का प्रभात, ये दो किस्में हैं, दोनों गायोडायसिस हैं। इन किस्मों को लेकर के किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा साउथ की ही तमिलनाडु की दो किस्में हैं, एक है कोयम्बटूर 3, दूसरी है कोयम्बटूर 7। तो इन दो किस्मों को लेकर के, इन सारी किस्मों को लेकर के किसान भाई खेती कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्राइवेट की किस्म है रेड लेडी, जो कि इसमें पूरे भारत और उसमें से खेती की जा रही है। तो रेड लेडी का भी बीज लेकर किसान भाई अपनी खेती से आमदनी अच्छी कमा सकते हैं। जो दूसरी जो ग्रुप है, दूसरा जो समूह है, उसको हम बोल रहे थे एक लिंगी। तो उसमें हमारी संस्थान की दो किस्में हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की, एक है पूसा नन्हा और एक है पूसा ड्वार्फ। तो इन दोनों का बीज लेकर किसान भाई इनसे भी आप खेती कर सकते हैं। और भी वैरायटियां हैं इसमें एक लिंगी में। कोयम्बटूर की ही जो वैरायटियां हैं, कोयम्बटूर 2 है, कोयम्बटूर 4 है, 6 है, 8 है। इसके अलावा पंतनगर से कुछ वैरायटियां हैं, पंत पपीता 1 है, पंत पपीता 2 है। तो इस तरह से किसान भाई इन बीजों को लेकर के भी अपनी खेती कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके किसान भाई, यदि आपको उपलब्ध हो तो किसी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान से या कृषि विश्वविद्यालय से, जहाँ से भी आपको प्रमाणित बीज मिल सके, वहीं से आप बीज लें और अपनी खेती को करें। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर जो है वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद कुमार जी रायपुर छत्तीसगढ़ से, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी नमस्ते प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी, पपीता के बारे में जानकारी लेना था मैडम जी। कौन सा बीजा लगाऊं और क्या क्या खाद की जरूरत पड़ती है? ठीक है जी, डॉक्टर कन्हैया जी। अभी मैंने बताया किस्मों के बारे में। तो आप जो है अपने सबसे पहली बात कि रायपुर में आप रायपुर के किस्मों का, जो आपका छत्तीसगढ़ में है, तो आप वहाँ पे किस्मों का चयन कर सकते हैं। तो मैं बताया एक हमारे संस्थान की किस्म है पूसा पीत।
ये आपकी उभयलिंगी किस्म है, तो इसका भी चयन कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे लगाने के लिए आप जो बंगलौर की वैरायटियाँ हमारी हैं, अर्का सूर्या है, अर्का प्रभात है, इन किस्मों का चयन कर लें, इनको लगा सकते हैं। यदि आप एक लिंगी लेना चाहते हैं तो हम कह रहे थे आपको कि पूसा नन्ना है, पूसा ड्वार्फ है जो हमारे संस्थान की है, इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं प्राइवेट से लेना तो प्राइवेट में भी हमारी वैरायटी, एक वैरायटी है उसको बोलते हैं रेड लेडी, ये वैरायटी, तो आप इसको भी ले करके आप अपनी खेती कर सकते हैं। जहाँ तक रही खाद की बात, तो खाद जो है सबसे पहले तो पौध को लगाते समय जब हम लोग बताते हैं कि जब पौधरोपण करते हैं किसान भाई, तो आप उसमें 10 किलोग्राम गोबर की खाद बढ़िया से और आधा किलो जो है नीम की खली यदि आपके पास उपलब्ध हो तो ले लें, और दोनों को मिला करके आप बढ़िया से मिला लें और मिला के गड्ढे को भर दें। इसके बाद लगाने के 2 महीने के बाद जो हम लोग कहते हैं कि जो रासायनिक उर्वरक हैं, यूरिया, DAP और पोटास, या DAP की जगह आप सिंगल सुपर फास्फेट भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि यूरिया आप 600 ग्राम ले लें, DAP 400 ग्राम ले लें, यदि DAP नहीं मिल रही है आपको, सिंगल सुपर फास्फेट है तो 1200 ग्राम ले लें, और पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास जो है 800 ग्राम ले लें, और इस पूरी खाद की मात्रा को 6 बराबर भागों में बांट लें, और पौध लगाने के हर 2 महीने के बाद इस 6 पूरी मात्रा को, पूरे 1 साल के डोज है तो आप हर 2 महीने के बाद पूरे 6 डोज में पूरी खाद दे सकते हैं। लेकिन जब भी आप खाद दें तो खाद लगाने के बाद आप सिंचाई अवश्य करें। बिल्कुल। तो हमें प्रमोद जी उम्मीद है कि जो डॉक्टर कन्हैया ने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है उससे आपको ज़रूर जो है वो संतुष्टि मिली होगी, और आपकी समस्या का समाधान भी जो है उन्होंने आपको दे दिया। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और करेंगे बातचीत को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं पपीते की खेती और उसके रोपण की, और इसके साथ ही बात हम कर रहे हैं ये जो मोटे अनाज की खेती है ये किस तरीके से आप कर सकते हैं इसके बारे में। हमारे अगले कॉलर चंदन कुमार जी छपरा बिहार से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल है। हेलो हेलो हेलो। यस मैम, जरा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है चंदन जी, अपना सवाल पूछिए। टीवी की आवाज को कृपया करके बिल्कुल बंद कर दें चंदन जी, और जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, हमें आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम, हम चंदन कुमार जी झारत से बात कर रहे हैं। जी हम चंदन कुमार सिंह बोल रहे हैं मैम। जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जल्दी से। हमको पपीते की खेती करना है, जिससे सबसे अधिक उत्पादन कैसे उसकी खेती करना है। ठीक है, पपीते की खेती करना चाहते हैं डॉक्टर कन्हैया जी, किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सी अच्छी किस्मों का चयन कर सकते हैं? यदि आप बिहार से बोल रहे हैं तो हमारा पास में ही एक संस्थान का हमारे क्षेत्रीय केंद्र है पूसा में, समस्तीपुर जिला में है, तो आप वहाँ से भी पूरी आप खेती के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे जो वहाँ पे आपको बीज मिलेगा हमारा, वो पूसा ड्वार्फ का बीज मिलेगा जो कि वहाँ पे उपलब्ध हो रहा। यदि आप हमारे संस्थान से चाहते हैं तो हमारे यहाँ नई दिल्ली संस्थान से आप पूसा पीत की किस्म का चयन कर सकते हैं। इन दोनों किस्मों को लेकर के आप अपनी खेती से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ अब आइए हम यहाँ पे रुक कर लेते हैं डॉक्टर बाना का। डॉक्टर बाना, अब आपसे मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि
जब हम बात करते हैं मोटे अनाज की खेती की, तो इसमें हम कौन कौन सी अच्छी किस्मों का चयन कर सकते हैं मोटे अनाज के हिसाब से, और क्या प्रदेश के हिसाब से भी कोई अलग अलग किस्में चिन्हित की गई हैं? जी, कोई भी फसल लेते हैं हम, उसके लिए हर क्षेत्र की जो संस्तुत किस्म होती है उसी को उपयोग करना चाहिए। और चूँकि मोटा अनाज की अगर हम पहले मैं किस्मों से पहले बात करूँगा बिजाई के समय की, तो अधिकतर जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं उनका बिजाई का समय होता है जून जुलाई का महीना, परंतु आजकल गर्मी के मौसम में भी इनकी बिजाई करते हैं। और यदि पशु के चारे के लिए जहाँ तक बात है तो उसके लिए इसी मौसम में, जो आने वाला मौसम है, इसी में बिजाई करते हैं। तो उसके लिए आप उन्नतशील किस्मों का बीज उपयोग करें, और अपने क्षेत्र के लिए संस्तुत बीज के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि यदि आप चारे के लिए बिजाई करते हैं तो उसके लिए अलग किस्में होगी, और दाने के लिए बिजाई करते हैं तो उसके लिए अलग किस्में होगी। ग्रीष्मकालीन बाजरे की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर, और गुजरात का कुछ क्षेत्र है जहाँ पर जो आजकल गुजरात क्षेत्र के लिए हाइब्रिड्स, और जो उत्तर भारतीय क्षेत्र जिसको जोन A1 बोलते हैं उसके लिए जो संस्तुत हाइब्रिड्स हैं, जैसे कि HHB 67 इम्प्रूव्ड है, या पूसा 1201 है, या कुछ प्राइवेट क्षेत्र के हाइब्रिड्स भी हैं जिनको काफ़ी उपयोग में हो रहा है। तो ये हाइब्रिड्स हैं। परंतु अगर आप चारे के लिए ले जाना चाहते हैं तो बाजरे के लिए, चारे के लिए AVKB 2, AVKB 19 ये अविका नगर से रिलीज किस्में हैं। इसके अलावा ज्वार का जो चारे वाला बाजरा है उसका भी काफ़ी क्षेत्र में, ये तो संपूर्ण भारत में ही लगाया जाता है, जिसमें से हमारे पूसा संस्थान की भी किस्में हैं। पूसा चरी 106, पूसा चरी 109, पूसा चरी 6 और पूसा चरी 615, तो ये किस्में हैं बाजरे की। इसके अलावा CSH 33 MF मल्टीकट फोडर क्रॉप है। तो ये मल्टीकट किस्में होती है जिनकी 2 से 3 या कभी कभी 4 कटाई भी ले सकते हैं, और ये ग्रीष्म काल में काफ़ी अच्छा उपयोग में होने वाला श्री अन्न है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र हैं जिसमें ग्रीष्मकालीन रागी या जो अन्य छोटी कद्दन फसलें हैं वो उगाई जाती है, परंतु मुख्य रूप से जो ग्रीष्मकाल है उसमें चारे के लिए ही उगाई जाती है। दाने वाला सिर्फ बाजरे का और कुछ क्षेत्रों में ज्वार का ही उत्पादन किया जाता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे पास एक प्रश्न आया है व्हाट्सएप के ज़रिए। हमारे दर्शक जिनका नाम है अंकुर सहाय जी, आजमगढ़ यूपी से, उन्होंने हमें मैसेज किया है कि पपीते के तनों में तना विगलन रोग होने के मुख्य कारण व रोकथाम क्या है? तना विगलन का जो मुख्य कारण है सबसे ज़्यादा वहाँ पानी लगता होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पपीता एक पानी के प्रति बहुत ही संवेदनशील फसल है। तो जब भी आप किसान भाई लगाते हैं पपीता तो ये ज़रूर ख्याल करें कि जो आपकी खेत है, जो आपकी ज़मीन जहाँ पपीता लगाते हैं वो ऊंची जगह पर होना चाहिए। ऊंची जगह का मतलब जहाँ पानी नहीं लगना चाहिए, और केवल एक ही कारण है पानी का लगना, जिसकी वजह से आपका जो तना विगलन रोग है, या हम लोग कहते हैं उसको कि स्टेम रॉट या रूट राट या कॉलर राट, ये सारे जितने भी रोग हैं आपके, इस या गलका रोग जिसे बोलते हैं हम लोग, डैम्पिंग ऑफ, ये सारे आपके पानी लगने की वजह से होते हैं। तो इसमें एक होता है कि फंगस लग जाता है, जैसे पहले पानी लगता है, पानी के बाद उसमें से फंगस आता है जिसकी वजह से तना सड़ जाता है। तो जब भी आप लगाएं तो प्रयास करें कि आप जो है पहले तो गड्ढे में ही आप ट्रीट कर दें। पौध लगाने से पहले आप गड्ढे को जो है उसमें फंगीसाइड मिला दें। जैसे हम नाम लेते हैं आपका, एक है रिडोमिल गोल्ड या रिडोमिल है या बोवस्टीन है। जिससे बोवस्टीन लेते हैं तो आप 1 ग्राम जो है दवा 1 लीटर पानी में घोल करके आप गड्ढे में अच्छी प्रकार से मिला लें, या आप रिडोमिल लेते हैं तो 2 ग्राम रिडोमिल लेकर के अच्छी प्रकार से मिट्टी मिला लें। इसके बाद आप पौधे लगाते हैं तो पौधे लगाने के बाद आपको जैसे ही लगे कि यदि इस तरह का रोग आ रहा है, गलका रोग आ रहा है या उसमें तने में विगलन रोग आ रहा है, तो उसका सिम्टम है छोटा सा धब्बा दिखाई देगा वहाँ पे, जहाँ पे आपका मिट्टी के ठीक ऊपर तने में धब्बा दिखाई देगा। जैसे धब्बा दिखाई दे आप तुरंत उसमें जो है ट्रीट करिए, और इसी रिडोमिल गोल्ड को लेकर के 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घुलवा करके पूरी तरह से आप छिड़काव करवा दीजिए, या यदि नहीं है तो बोवस्टीन का भी छिड़काव करवा सकते हैं, 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में। इससे आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई पहले आप जो है अपने मिट्टी का उपचार भली प्रकार से कर लें, क्योंकि ये जो रोग आता है वो माने सॉइल जनित है, मृदा जनित है, मिट्टी की वजह से ये रोग आता है। जी बिल्कुल। हमारे पास अगला प्रश्न आया है, ये भेजा है हमें शिवम जी ने उत्तराखंड से, और वो ये कहते हैं कि कोदो की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए? जी, कोदो की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र में
पहले तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी मिट्टी की जांच कराएं, ताकि आपकी आवश्यकता के अनुसार ही आप उर्वरकों का उपयोग करें। कई बार क्या होता है कि कम उर्वरक उपयोग से भी फसल का उत्पादन अच्छा नहीं होता और अधिक उर्वरक उपयोग से भी विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। और जो संस्तुत खुराक है वही उपयोग करें। इसके अलावा कोदो की जो उन्नत किस्में हैं, जैसे कि JK BL6 है, JK 8 है, तो ये जो किस्में हैं, संस्तुत किस्में हैं, उनका आपके क्षेत्र के लिए उन्हीं का उपयोग करें। समय पर बिजाई करें, और बिजाई के लिए ये ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि मिलेट्स में चूंकि बीज बहुत छोटा होता है और यदि गहराई पे चला गया बीज ज़्यादा तो वो फिर उगता नहीं है, अंकुरण बहुत कम हो जाता है। तो बिजाई करते समय ये ध्यान रखें कि 2 से 3 सेंटीमीटर अधिकतम गहराई हो, उससे ज़्यादा गहराई नहीं हो। कोशिश करें कि 1 से 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तक ही गहरी बिजाई करें, और कतारों में बिजाई करें, और कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखें, और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर रखें। तो इस तरह से यदि आप सही मिट्टी, अच्छी उन्नत किस्में लेते हैं और सही तरीके से बिजाई करते हैं तो आपका उत्पादन निश्चित रूप से वृद्धि होगी। और कभी कभी क्या होता है, विशेषकर ये वैसे तो बरसात के मौसम में लगाते हैं, पर गर्मी के क्षेत्र, जो गर्मी के मौसम में भी कुछ किसान लगाते हैं जहाँ पे पानी की समुचित व्यवस्था होती है सिंचाई की, तो उन क्षेत्रों में ये ध्यान रखें कि जो दाना बनते समय और दाना पकते समय मृदा में नमी की कमी नहीं हो, उस समय कमी होती है तो सर्वाधिक नुकसान हो जाता है। इसके अलावा चूंकि ये ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ती है, बहुत ऊंचाई तक नहीं बढ़ती है शुरुआती अवस्था में विशेषकर, तो जो शुरू के 20-25 दिन है फसल के, उस समय खरपतवारों से फसल को मुक्त रखें। एक बार 20-25 दिन के बाद फसल जैसे ही ऊपर बढ़ जाती है, उसके बाद तो ये खरपतवारों से प्रतिस्पर्धा कर लेती है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर मुकेश अवस्थी जी सागरपुर उत्तर प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, मुकेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? ये हमारा ये सवाल है उत्तर प्रदेश जिला शाहजहांपुर से, मैं मुकेश अवस्थी बोल रहा हूँ जी। सवाल ये है कि हमारे यहाँ पपीते की कौन सी प्रजाति अच्छी रहेगी पैदावार के हिसाब से और रोग प्रतिरोधक क्षमता के आधार पे? जी ठीक है, डॉक्टर कन्हैया जी। आप चूंकि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं तो बेहतर होगा कि जो हमारी किस्म है संस्थान की पूसा पीत, इसकी खेती करें आप, सबसे अच्छा उपज आएगी आपकी। और कम से कम एक पौधे से आपको 39 से 40 किलो के आसपास जो उपज होती है इसकी। और इसका जो आप चूँकि शाहजहांपुर से करें तो बेहतर होगा कि आप जो पौधरोपण जो है आप फरवरी-मार्च में करें। ये जो समय चल रहा है, इस समय यदि आप पौधरोपण करते हैं तो इसमें जो आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी। जी बिल्कुल। वहीं व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास पंजाब से एक प्रश्न आया है, वंश जी ने भेजा है। डॉक्टर बाना, आपके लिए भेजा गया ये सवाल। वो ये कहते हैं कि बाजरा में रोग से बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए? बाजरा में विशेषकर और कोई भी फसल में रोगों से बचाव करने के लिए जो सबसे पहले हम कहना चाहते हैं वो ये है कि फसल चक्र अपनाएं। एक ही खेत में बार बार एक ही प्रकार की फसल नहीं बोएं। बाजरे में भी ऐसा ही है, यदि आप फसल चक्र अपनाएंगे तो रोगों का प्रकोप वैसे ही कम होगा। दूसरा, बाजरे में क्या होता है कि अर्गट और डाउनी मिल्ड्यू 2 प्रमुख रोग आते हैं। उसके अलावा ब्लास्ट भी आजकल आने में पिछले दशक से देख रहे हैं कि काफ़ी आता है। तो जो नई किस्म का उपयोग करें बीज का, जो भी हम नई किस्में रिलीज कर रहे हैं वो ब्लास्ट रोग से और जो अन्य रोग हैं उनसे रोधी होती है, उन्हीं किस्मों को रिलीज करते हैं। तो नई किस्म का उपयोग करेंगे तो वैसे ही रोगों का प्रकोप नहीं होगा। और बीज उपचार करें, जैसे कि 10% नमक का घोल बना लें और उसमें बीज को, अपने घर का बीज उपयोग कर रहे हैं तो उसमें बीज को डाल लें और जो ऊपर बीज आ जाता है अर्गट प्रभावित बीज, उसको निकाल दें। और जो पेंदे में जम जाता है किसी बाल्टी में या उसमें, तो उस बीज को निकाल के उसको साफ करके धो के और फिर बिजाई करें तो अर्गट रोग की रोकथाम हो जाएगी बिना कोई रसायनों का उपयोग किए। और यदि रसायन का उपयोग करना चाहते भी हैं तो जो फफूंद जनित रोग हैं उनकी रोकथाम के लिए यदि 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से थायरम से आप उपचारित करके बीज को बिजाई कर देते हैं तो रोगों का प्रकोप फसल में नहीं होगा। तो इस तरह से यदि बहुत कम या बिना किसी रसायन के सावधानी पूर्वक खेती करते हैं, समझदारी से खेती करते हैं, सही रणनीति से, तो रोगों का प्रकोप नहीं होता। वैसे भी गर्मी के मौसम में जो बाजरा लगाते हैं, भले ही वो चारे वाला हो या दाने वाला हो, उसमें रोगों का प्रकोप लगभग न के बराबर होता है। परंतु जो अभी थोड़ी देरी से बिजाई करते हैं कई बार किसान भाई, अप्रैल के महीने तक चले जाते हैं, तो जब बाजरा पकता है
उस समय तक मानसून आ जाता है, तो उसमें अर्गट रोग होने की संभावना रहती है, तो समय पर बिजाई करना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। मेरा नाम है नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी में। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो पपीते की खेती करनी है तो हमारा मिट्टी का पीएच मान कैसा हो, और मिट्टी कैसी है, जैसे बलुई मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, भारी मिट्टी है, कमजोर मिट्टी है, और दूसरी चीज इसमें कितने नर हो कितने मादा हो जिससे पपीता हमारा पैदावार ज्यादा हो। जी नंदस्वरूप जी, पपीता की खेती के लिए वैसे हम लोग बताते हैं कि जहाँ तक हो सके बलुई दोमट मिट्टी हो, जहाँ आप सके, और बलुई दोमट मिट्टी हो जिसका कि पीएच मान जैसा आप पूछ रहे थे 6.5 से 7.5 तक हो, मैक्सिमम हो तो 8 तक हो सकता है पीएच मान, तो आप उसकी खेती अच्छी प्रकार कर सकते हैं। दूसरा, तीसरी चीज़ है कि आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका जो खेत है वहाँ पे पानी नहीं लगना चाहिए, पानी से मैंने वहाँ पे आपके जल निकास की अच्छी प्रकार से व्यवस्था की गई हो। दूसरा चीज़ आप पूछ रहे थे कितने नर और कितने मादा। यस, यदि हम तो ये कहेंगे आपसे मिश्रा जी कि आप नर और मादा की किस्म को न लगाएं, आप उभयलिंगी किस्म है उपलब्ध है इस समय, आप उसको लगाएं। जैसे हमने बताया था पूसा पीत है, और नर मादा की किस्म यदि लगाना ही चाहते हैं तो आप एक जगह पर एक गड्ढे में कम से कम 2 पौधे लगाएं, नहीं तो 3 पौधे लगाएं, क्योंकि आपको यदि आपके 2 में से एक है कि मेल आएगा तो हमें मेल काट देना है, फीमेल को हमें मादा को रखना है। यदि आप 3 लगाते हैं तो कम से कम 33% चांस ये रहेगा कि हमें एक मादा मिल जाएगा, और अल्टीमेटली आपको खेत में 10%, या हम कहते हैं कि 100 पौधा हो तो उसमें 10 आपको नर पौधे रखने हैं परागण करने के लिए। तो इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपको अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और रुक करते हैं हम यहाँ पे डॉक्टर बाना का। डॉक्टर बाना, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि मोटे अनाज की खेती के बारे में, क्योंकि हम आपसे जानकारी ले रहे हैं, किस्मों के बारे में भी हमने जान लिया, लेकिन अब कौन से मौसम में, अब जैसे धीरे धीरे ग्रीष्मकालीन ऋतु भी जो है वो बढ़ रही है, मौसम में हम थोड़ा बदलाव भी जो है वो देख रहे हैं, तो कब से जो है वो इसकी खेती शुरू करें, और क्या मिट्टी की खुदाई पहले करनी होगी, कोई गहरी जुताई पहले करनी होगी, क्या कुछ, ये आपसे हम जरूर जानेंगे। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस और डॉक्टर बाना से लेंगे कुछ विशेष जानकारी। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम हेलो किसान में आज हम बात कर रहे हैं पपीते की खेती और रोपण की, और साथ ही बात हो रही है मोटे अनाज की खेती के बारे में। तो ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर बाना, हमने आपसे प्रश्न किया था, मैं चाहूंगी आप उसका उत्तर दें। जी, जहाँ तक बिजाई की बात है, गर्मी के मौसम में जो बिजाई करते हैं, तो जैसे ही आलू गन्ने के खेत खाली हो जाते हैं और फिर शीघ्र ही सरसों के खेत भी खाली होना शुरू हो जाते हैं, तो मार्च के महीने में इसकी बिजाई शुरू हो जाती है ग्रीष्मकाल में, और गेहूं कटने के पश्चात तक इसकी बिजाई चलती रहती है। पर गेहूं कटने के बाद चूंकि अप्रैल का महीना आ जाता है, तब तक जो दाने वाली फसल है उसमें काफ़ी देरी हो चुकी होती है, तो उसके पश्चात जो चारे वाली किस्में हैं वो आप लगा सकते हैं। मार्च के महीने में विशेषकर जो प्रथम पखवाड़ा है मार्च का महीने का, उसमें जो भी खेत खाली हो जाते हैं हमारे, उसमें दाने के लिए जो किस्में, यदि आपके पास सिंचाई के समुचित साधन उपलब्ध हों, तो ये दाने वाली फसलें भी उन क्षेत्रों में ली जा सकती है। और जहाँ तक जुताई की बात है, आजकल तो संरक्षण खेती से भी मिलेट्स की खेती होती है, जिसमें जुताई नहीं की जाती, सीधी बिजाई कर दी जाती है शून्य जुताई विधि से, और जो पूर्व फसलों के अवशेष हैं वो खेत में बिछा दिए जाते हैं। अगर जुताई करनी हो और पारंपरिक तरीके से खेती करनी हो तो भी जो मिलेट्स फसलें हैं उसमें बहुत ज़्यादा जुताई नहीं करनी होती, एक गहरी जुताई करनी होती है, और उसके बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करके, और हर जुताई के बाद यदि अंतिम जुताई के बाद आप पाटा लगा देते हैं और फिर बिजाई करते हैं, तो आपका खेत अच्छे से तैयार है।
तो इस तरह से आप जो बाजरा की विशेषकर और जो अन्य मिलेट्स हैं, ज्वार है, तो यदि ग्रीष्म काल में खेती करना चाहते हैं तो वो आपके लिए सही समय है। और बरसात के मौसम में भी खेत की तैयारी में कोई बहुत अंतर नहीं होता है। आप उसमें भी यदि खेत आपके खाली पड़े रहते हैं तो ग्रीष्म काल में ही जुताई करके छोड़ दें, ताकि जो कीटों के जो लार्वा वगैरह है या जो रोगों के रोगाणु है तो वो अधिक तापमान से ख़त्म हो जाए, और जब आप खरीफ के मौसम में फसल उत्पादन लें तो वो आपका जो ग्रीष्मकालीन जुताई की वजह से खेत में आपकी जो खरपतवार हैं, कीट हैं, रोग हैं, उनका प्रकोप स्वतः ही कम हो जाता है, जिससे कि आपको कम रसायनों में खेती करके अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर रंजीत जी इस वक्त बिहार से मौजूद है फोन लाइन पर, उनसे जो है बात करते हैं। हेलो 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 रंजीत जी, आपका स्वागत है। रणवीर जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सिवान बिहार से आपने हमें फोन किया है, सवाल पूछिए। जी मैम, हम जरा पपीते खेती करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अधिक उपज कैसे हो और किस प्रकार की खेती की प्रक्रिया है, जरा बताएं हैं। ठीक है, डॉक्टर कन्हैया जी। सबसे पहले तो रणवीर सिंह जी अपने आप खेत का चुनाव कर लें। खेत के चुनाव करते समय हम पूर्व में बता चुके हैं, एक आपका खेत जो है बलुई दोमट मिट्टी का हो, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के आसपास हो, पानी नहीं लगता हो। यदि पानी लगता हो तो जल निकास का उचित प्रबंधन करें वहाँ पे आप। और उसके बाद किस्मों का चयन करें। मैं किस्मों के चयन के बारे में बताया, उभयलिंगी किस्मों का चयन करें। जैसे हमारी पूसा पीत है, अर्का प्रभात है, अर्का सूर्या है, कोयम्बटूर 3 है, कोयम्बटूर 7 है, प्राइवेट की एक किस्म है रेड लेडी है। इनका चयन करके आप खेती कर सकते हैं। जहाँ तक रही पौधरोपण की बात, तो चूँकि आप बिहार से हैं, बिहार में जनरली हम लोग कहते हैं कि पौधरोपण जो है सितंबर अक्टूबर के महीने में करें आप। और पौधरोपण करते समय ये जरूर ख्याल करें कि जो गड्ढे हैं कम से कम 6 फीट बाई 6 फीट पे करें। यदि आप 6 फीट बाई 6 फीट पे करते हैं, 6 फीट रो टू रो, 6 फीट प्लांट टू प्लांट, तो आपको 1 एकड़ में 1234 पौधे आएंगे। और प्रयास करें कि आपकी उभयलिंगी किस्मों का चयन करेंगे तो इतने ही पौधे लगेंगे। इसके लिए आपको 100 ग्राम बीज चाहिए। 100 ग्राम बीज चाहिए। यदि उभयलिंगी करते हैं तो इसके लिए 100 ग्राम बीज चाहिए। यदि आप एक लिंगी करते हैं तो आपको 300 ग्राम बीज चाहिए। इस तरह से नर्सरी जो है आपको, चूँकि सितंबर अक्टूबर में लगाना है आपको बिहार में, तो आप नर्सरी जो है जुलाई के महीने में फर्स्ट वीक में गिरा लें। मतलब नर्सरी 45 से 60 दिन की नर्सरी होना चाहिए पौध लगाते समय, या 12 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई होना चाहिए। इसके पहले भी आप खेत की जांच करवा लें, मिट्टी की जांच करवा लें कि किसमें आपके कौन कौन से पोषक तत्व हैं, कितने ज़्यादा हैं या कितने कम हैं। उसके अनुसार आप अपने खाद और उर्वरक का प्रयोग करें। हम लोग जो नॉर्मल जो रिकमेंडेशंस होती हैं जो पपीता के लिए, उसके बारे में हम लोग कहते हैं कि 600 ग्राम जो है यूरिया ले लें आप, 400 ग्राम DAP ले लें, 800 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लें। इस पूरी मात्रा को 6 बराबर भागों में बांट करके पौध लगाने के हर 2 महीने के अंतराल पर इस खाद को डालना है। पौध लगाते समय क्या करें कि गड्ढे को जो है जब आपको लगाना है अक्टूबर के महीने में लगवाना है, तो आप प्रयास करें कि मई जून के महीने में गड्ढे खुदवा लें। गड्ढे को बढ़िया से 2 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट, 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा। मिट्टी को बाहर निकाल दें और गड्ढे को कम से कम 7 से 10 दिन ओपन खोल दें, जिससे कि थोड़ा धूप लग जाए। उसके बाद उस मिट्टी में 10 किलोग्राम गोबर की खाद ले लें। यदि आपके पास दीमक की समस्या है तो आप क्लोरोपाइरीफास ले लें 50 ग्राम, और क्लोरोपाइरीफास को अच्छे से मिट्टी में मिला लें। यदि आप के पास नीम की खली उपलब्ध हो तो क्लोरोपाइरीफास नहीं भी लें, कम से कम आधा किलो जो है आप नीम की खली मिलवा लें। मिलवा कर गड्ढे को भर दें। भरने के बाद एक हल्की सिंचाई कर दें। यदि बरसात होती है तो कोई बात नहीं, ताकि मिट्टी वहाँ की बैठ जाए। उसके बाद आप इस प्रकार से पौधरोपण करने के बाद हर 2-2 महीने के बाद खाद डालें और समय समय पर उसकी निराई गुड़ाई ये सब करते रहें। समय समय पर पानी क्या सिंचाई करते रहें। इस तरह से किसान भाई आप जो है एक अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर इस वक्त राम प्रसाद जी सिरसा हरियाणा से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो नमस्कार जी। राम प्रसाद जी हिसार से आपने हमें फोन किया है, अपना सवाल पूछिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ये पूछ रहा था जी, जैसे मोटे अनाज में डॉक्टर साहब ने कहा फसल चक्कर अपनाएं तो एक फसल को कई बार लगा सकते हैं? जी हाँ, फसल चक्र को एक फसल को बार बार नहीं लगाना है। फसल चक्र से हमारा तात्पर्य है कि एक ही प्रकार की फसल बार बार खेत में नहीं बोएं। यदि अनाज वाली धान्य वर्गीय फसलें लगाते हैं तो उसके पश्चात दलहन वर्गीय या तिलहनी फसलें लगाएं। और
यदि गहरी जड़ वाली फसल लगा रहे हैं तो उसके साथ में अंतर फसलीकरण करते हैं, या जब बाद में जो फसल लगाते हैं सक्सेशन में, तो उतली जड़ों वाली के साथ गहरी जड़ों वाली और गहरी जड़ों वाली के साथ उतली जड़ों वाली किस्में लगाएं। और एक ही जो प्रकृति की किस्में होती हैं, एक ही तरह की किस्में होती है, उनको बार बार लगाने से एक ही तरह के कीट और रोग और खरपतवारों का प्रकोप होना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमें और अधिक रसायनों का उपयोग करना होता है, जिससे हमारी खेती में लागत भी अधिक लगती है और पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो हमारा इससे तात्पर्य यह है कि एक फसल जैसे इस बार लगा ली तो उसका दूसरे या तीसरे साल नंबर आए, इस साल के बाद अगले साल उसकी बिजाई न करें खेत में। तो उससे क्या होता है कि न केवल कीट रोग और खरपतवारों का प्रकोप कम होता है, हमारे को कम पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, कम रसायनों का कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए आवश्यकता होती है, इससे कि लागत कम लगती है और उत्पादन ज़्यादा मिलने से हमें लाभ में भी वृद्धि होती है। तो इस तरह से यदि थोड़ा रणनीतिक पूर्वक आप खेती करते हैं तो निश्चित तौर से फसल चक्र अपनाकर आप इन सब समस्याओं से बच सकते हैं और लाभ में वृद्धि कर सकते हैं। जी डॉक्टर बाना, एक और प्रश्न आया है हमारे पास आपके लिए, मध्य प्रदेश से भूपेश जी ने हमें भेजा है और वो ये कहते हैं कि इस मौसम में रागी की कौन सी अच्छी किस्म जो है वो लगा सकते हैं जिससे कि अच्छी खेती हो सके। जी, रागी की जहाँ तक बात है, वैसे तो रागी खरीफ के मौसम की फसल है, परंतु यदि आपके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हों तो चूंकि ये जो मिलेट्स है, कद्दन फसलें हैं, मोटे अनाज वाली फसलें हैं, ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उनमें भी अच्छी परफॉर्म कर देती है और गर्मी या अधिक तापमान को भी सहन करने की क्षमता होती है। जैसे कि रागी की जो किस्में हैं, VL 146 है, VL 149 है, VL 352 है, 376 है, VL 379 है। तो ये इस तरह की किस्में हैं। GPU 28 है, GPU 45 है, GPU 48 है। ये अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं और रोधी और जो जलवायु सहनशील किस्में हैं, जिनको हम क्लाइमेट रेजिलिएंट किस्में बोलते हैं, तो वो किस्में हैं जिनको आप लगा के और अच्छा मुनाफा खेती में ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ डॉक्टर कन्हैया जी, अब आपसे मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी, तमाम जानकारियाँ जो है हमने वैसे तो हासिल कर ली हैं, लेकिन अगर हम बात करें रोगों के और कीटों की, तो किस तरीके से के रोग और कीटों का प्रकोप जो है वो पपीते की कौन सी अवस्था में जो है वो हो सकता है? जनरली जो कई तरह के कीट हैं जो कि प्रभावित करते हैं। ख़ास तौर से कीटों का प्रकोप तो इस तरह से पौधों को नुकसान नहीं करता, लेकिन वो जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं ये कि जो वायरस विषाणु जनित जो रोग हैं उनको फैलाने में ज़्यादा काम करते हैं। तो सबसे पहला जो इंसेक्ट है आपका, जिसको हम बोलते हैं हम लोग एफिड या माहू, दूसरा इंसेक्ट है व्हाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी। तो ये जितने भी इस तरह के कीड़े हैं ये केवल रस चूसते हैं। तो रस चूसते समय क्या करते हैं कि जो किसी प्रभावित पौधे से जहाँ से रस लेकर आते हैं, तो किसी स्वस्थ पौधे में ये जब रस चूसते हैं तो उस रोग को स्वस्थ पौधे में फैला देते हैं। खास तौर से जो आपका ये माहू है, एफिड है, ये पपाया रिंग स्पॉट वायरस एक रोग होता है जिसमें कि ये फैलाता है, और जो सफ़ेद मक्खी है वो पपाया लीफ कर्ल में फैलाता है। तो इस तरह के जो कीड़े हैं ये रोगों को फैलाते हैं। तो इन रोगों को फैलाने से बचने से लिए हम लोग ये कहते हैं कि आप इसकी शुरुआत जो नर्सरी से करें। तो जब आप नर्सरी लगाते हैं पपीता के किसान भाई, तो एक सेट नेट या आप इंसेक्ट प्रूफ नेट या उसमें करें कि जिसमें ये इंसेक्ट घुस ही नहीं पाएँ, ये कीड़े उसमें जा ही नहीं पाएँ, क्योंकि जब उसमें जा ही नहीं पाएंगे तो ये रोग फैलेगा ही नहीं। तो पहला तो ये करें कि इनको इंसेक्ट प्रूफ नेट में अपनी नर्सरी लगाएं। नर्सरी लगाने के समय आप जो है प्रयास ये करें कि कुछ दवाओं का छिड़काव करें। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक दवा है डाइमेथोएट या रोगर बोलते हैं, तो उस दवा को 2 ml दवा को 1 लीटर पानी में उसका छिड़काव करें पौधे के ऊपर। दूसरी दवा है कॉन्फिडोर या इमिडाक्लोपिड बोलते हैं। तो इमिडाक्लोपिड के जो है 3 ml दवा लेकर के 10 लीटर पानी में इसका छिड़काव कर सकते हैं। एक आती है यूलाला का भी छिड़काव कर सकते हैं 0.5 ग्राम लेकर के 1 लीटर पानी में। तो इन दवाओं के छिड़काव करने से इन कीड़ों का रोकथाम हो जाएगी। यदि कीड़ों की हम रोकथाम कर लिए तो इससे हम लोग जो है पौधों के रोगों की रोकथाम कर सकते हैं। जहाँ तक रही इनका स्प्रेइंग कितनी बार करना चाहिए, तो किसान भाई ये प्रयास करें कि 21 से 30 दिन के बाद, 3 सप्ताह के बाद, 4 सप्ताह के बाद इसका अवश्य छिड़काव कर दें। पौध लगाने से लेकर के आपके यदि शुरू में ही, खास तौर से यदि हम कहें कि शुरू में पौधों को हम लोग यदि इनसे कीड़ों से रोकथाम कर लेते हैं तो हमारा पौधा स्वस्थ होगा और उससे अच्छे प्रकार का फल पैदा होगा।
जी बिल्कुल जी। हमारे अगले कॉलर लक्ष्मी चंद जी फरीदाबाद से मौजूद है फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 लक्ष्मी चंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फरीदाबाद से। आपने हमें फोन किया, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी मैडम, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से पपीता लगा रहा हूँ। पपीता के पौधे पीले पीले पड़े हैं। मैं उनमें देसी खाद लगाता हूँ, लेकिन पैदावार ही बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जी बिल्कुल। पहली बार तो लक्ष्मी चंद जी, आप जो फरीदाबाद भी लगा रहे हैं, हम लोग जनरली जो आपका जो दिल्ली या एनसीआर का क्षेत्र है, हम लोग पपीता और केला दोनों खेती से हम लोग थोड़ा मना करते हैं, क्योंकि ये ठंड से प्रभावित क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे हम प्रयास करते हैं कि पपीता की खेती न लगाएं। यदि आप पपीता की खेती करना भी चाहते हैं तो हम लोग कहते हैं कि उसकी ट्रांसप्लांटिंग आप जो करें, पौधरोपण करें, वो फरवरी मार्च में करें, जिससे कि क्या होगा कि पौधा हमारा जाड़ा आते आते, मतलब दिसंबर आते आते हमारा पौधा एक फसल में निकल जाएगा और हमारे फल लग जाएंगे। आप जहाँ तक करें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात जो करें, तो हमें जो ऐसा महसूस हो रहा है, अब तो हम पौधे देख नहीं पा रहे हैं, हो सकता हो कि आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो चाहिए खाद और उर्वरक, वो उनको पूरी तरह से मात्रा में नहीं मिल पा रही है। तो यदि आप ऑर्गेनिक करना ही चाहते हैं तो पौधे को शुरू में ही जो गड्ढा जब भरते हैं उस समय ही आप प्रयास करें कि गोबर की खाद या नीम की खली या और भी कोई कंपोस्ट खाद हैं, शुरुआत आप ऐसे करें कि खेत को जो है सबसे पहले आप हरी खाद लगाएं बरसात के दिनों में। हरी खाद लगाने के बाद पौधरोपण करें। और इन खादों के इसके अलावा कुछ बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जिसको हम लोग कहते हैं माइकोराइजा है, एजोस्पेरलम है, एजोटोबैक्टर है, इनका भी आप गोबर की खाद के साथ प्रयोग करें। जैसे हम लोग कहते हैं माइकोराइजा है 250 ग्राम प्रति गड्ढा आप यूज करें, एजोस्पेरलम है 50 ग्राम पौधे। तो इस तरह से आप इनको बायो फर्टिलाइजर को भी यूज करें, डिफरेंट टाइप के इनको जो कंपोस्ट हैं उनको यूज करें, खली है उनको यूज करें। तो इस प्रकार से आप जो है विभिन्न पोषक तत्व जो चाहिए पौधों को, उनको आप मिल सकता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर बानाब, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि जो हम मोटे अनाज की खेती करते हैं और किसान अगर आमदनी उससे और भी ज़्यादा अगर अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी सहफसली खेती जो है वो इसके साथ कर सकते हैं और कौन कौन सी दूसरी फसलें लगा सकते हैं? जी, बाजरा या जो भी मोटे अनाज वाली किस्में हैं, फसलें हैं, उनके साथ सहफसली खेती करके न केवल मुनाफा में वृद्धि की जा सकती है, बल्कि आपकी मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है। ज़्यादा बायोमास उत्पादन करके आपके खुद के लिए और पशुधन के लिए अतिरिक्त चारे की भी पैदावार कर सकते हैं। जहाँ तक सहफसली जो फसलें हैं उनकी बात करें तो बाजरा के साथ इस मौसम में, गर्मी के मौसम में, मूंग की खेती काफ़ी क्षेत्र में, उसके अलावा लोबिया है वो लगाया जा सकता है, भले ही आप दाने के लिए लें या चारे के लिए लें। और ग्वार की फसल है वो एक बहुत अच्छा विकल्प है बाजरा के साथ लगाने के लिए। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे मूंगफली के साथ भी खेती की जाती है, विशेषकर राजस्थान का और जो गुजरात का क्षेत्र है उसमें मूंगफली बाजरा की सहफसली खेती भी काफ़ी प्रसिद्ध है। परंतु क्या होता है कि इसमें कभी कभी जो सफ़ेद लट है, चूँकि सफ़ेद लट को बाजरा भी काफ़ी पसंद है और मूंगफली भी काफ़ी पसंद है, तो उसका प्रकोप हो जाता है। तो यदि सफ़ेद लट का प्रकोप नहीं है तो उस क्षेत्र में मूंगफली के साथ खेती करें। अन्यथा जैसे कि मैंने बताया, ग्वार की या मूंग की या लोबिया की सहफसली खेती करके अतिरिक्त लाभ और साथ ही मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। और 25% के आसपास जो उर्वरक हैं उसमें भी कटौती कर सकते हैं बाजरे के लिए, जो संस्तुत उर्वरक हैं दलहनी फसलें साथ में लगाने से, जिससे कि आपकी लागत में भी कमी की जा सकती है। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है दोनों ही विषयों से संबंधित, तब तक ब्रेक के दौरान जल्दी से आप व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन कॉल या ईमेल के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं, अगर पपीते या फिर मोटे अनाज की खेती के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं। कार्यक्रम में लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे वापस। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार,
तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं पपीते और मोटे अनाज की खेती के बारे में। तरंशु जी इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनका सवाल है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार मैम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सवाल पूछे, क्या जानना चाहते हैं? जिला सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं हम जी। चरण सिंह ठाकुर जी। पपीते के फूल झड़ रहे हैं तो इसको क्या करें? ठीक है, पपीते के फूल झड़ रहे हैं डॉक्टर कन्हैया जी, क्या करें? सबसे पहले तो आप ये ख्याल करें, अपने खेत में जाएं किसान भाई, आप देखें कि कहीं पानी की नमी तो नहीं है। यदि आपके पानी की नमी की कमी हो, यदि नमी की कमी है तो आप सबसे पहले तो आप अपने खेत में पानी लगाएं कि नमी की कमी से भी फूल झड़ते हैं। और इसके अलावा यदि शुरुआत हो रही है फूलों की तो फूल शुरुआत में झड़ते हैं, क्योंकि उनका परागण नहीं हो पाता है प्रॉपर ढंग से शुरू के दिनों में, तो उस समय भी आपका फूल झड़ते हैं। इस समय ये हो सकता है क्योंकि इसमें फ्लावरिंग शुरू होगी फरवरी मार्च के बाद यदि फ्लावर शुरू होती है तो यदि शुरू के फूल होंगे तो वो झड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि फूल किसी रोग से भी कम झड़ते हैं तो उस समय आप पपीते के इस समय आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक दवा आती है, इसको हम लोग कहते हैं कि 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में लेकर के इसको छिड़कवा दें, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। यदि आपको लग रहा है कि किसी हार्मोन की कमी से हो रहा है तो हम लोग कहते हैं प्लानोफिक्स, एक दवा आती है जिसमें कि हम लोग बोलते हैं नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। तो प्लानोफिक्स को दवा को 2 ml दवा ले लीजिए और 4.5 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव जो है आप पूरे पौधे पे करवा दीजिए, खासतौर से पत्तों पे करवा दीजिए पूरा। तो जिससे यदि किसी प्रकार के हार्मोन की कमी होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिन, तो उसके हार्मोन की कमी से भी आपकी ये पौधे फूल झड़ सकते हैं। तो हार्मोन की कमी को ये प्लानोफिक्स 2 ml 4.5 लीटर पानी में घोल करके करवा दीजिए, इससे आपके पौधों मैंने फूल का झड़ना रुक जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर बाना, क्योंकि बात कर रहे हैं हम मोटे अनाज की खेती के बारे में, तो खेती से संबंधित हमने काफ़ी चीज़ें जान ली, लेकिन अगर किसान अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हो और भी ज़्यादा, तो प्रसंस्करण के क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? आजकल युवा जो है बहुत स्टार्टअप्स में जा रहे हैं, तो उनके बारे में क्या बताएंगे? जी, आजकल पूरे देश में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, विशेषकर मिलेट्स के लिए, मोटे अनाज वाली जो फसलें हैं उनकी प्रोसेसिंग करने के लिए, और बहुत सारे एफपीओज बन रहे हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करूंगा मेरे किसान साथियों से कि आप अपने एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, ताकि आप जैसे रिटेल में खरीदते हैं, खुदरा में खरीदते हैं और थोक में बेच देते हैं, वो ना करके आप थोक में खरीदें और थोक में ही बेचें और प्रोसेसिंग की तरफ जाएं। नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो आप भी जैसे कि बिस्किट बना सकते हैं, बाजरे के पफ बना सकते हैं, इसके अलावा ज्वार के भी बिस्किट, कुकीज, पफ और बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो चूँकि ये पोषण से भरपूर होते हैं। आजकल दिल से जुड़ी हुई बीमारियां और मधुमेह एक महामारी के रूप में फैल रहा है, तो हमें ज़रूरत है एक ऐसे भोजन की जो पोषण भी हमें सुनिश्चित करे और जो आधुनिक ज़माने के जीवन शैली से संबंधित रोग हैं उनका प्रकोप भी कम हो। तो उनसे बचने के लिए उपभोक्ता बहुत जागरूक हैं, और जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 इसने तो एक बहुत बड़ी जागरूकता का काम किया है। तो आप सब भी अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको थोक में बाज़ार में बेचने की बजाय उनको प्रोसेसिंग करें, उनकी वैल्यू एडिशन करें, अपना एफपीओ के माध्यम से करें तो और भी अच्छा है। बहुत सारे किसानों को एक साथ लाभ मिल सकता है, या आप स्टार्टअप के जरिए इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से भी करना चाहें तो उसकी भी भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका आप लाभ लेते हुए आप आगे बढ़ें और अधिकाधिक लाभ कमाएं। और यदि बीज उत्पादन करके भी आप खेती को और लाभप्रद बना सकते हैं तो गर्मी के मौसम में राजस्थान के, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में मैंने देखा है कि बहुत सारे किसान हैं जो बाजरे का बीज उत्पादन कर रहे हैं, हाइब्रिड्स का। तो इस तरह से बीज उत्पादन भी यदि सही ट्रेनिंग लें तो आप बीज उत्पादन करके भी अपने लाभ में वृद्धि कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रसंस्करण, बीज उत्पादन और सही तरीके से उन्नत खेती करें
तो आप निश्चित रूप से बाजरे की खेती या जो मिलेट्स की खेती है उसमें लाभान्वित हो सकेंगे। जी बिल्कुल। और इसी के साथ चलते चलते डॉक्टर कन्हैया जी, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, जो हमारे पपीते के किसान हैं उनके लिए आप क्या कुछ परामर्श देना चाहेंगे? क्या पपीते से भी किसी तरीके का प्रसंस्करण जो है वो हो सकता है, या किस तरीके से आमदनी को बढ़ाया जा सकता है? और खासकर यहाँ पे मैं 2 मिनट और चाहूँगी, हमारे जो किचन गार्डन के लोग होते हैं, जो शहर के अंदर लोग होते हैं, वो भी घरों में अपनी छतों पे जो है वो पपीता उगाते हैं, क्या उनके लिए क्या परामर्श रहेगा आपका? परामर्श ये है कि यदि आपके शहर के किसान भाई हैं, यदि शहर के भी लोग जो लगाना चाहते हैं, शहरी लोग लगाना चाहते हैं, तो यदि इनकी ओपन छत है, खुला छत है जहाँ पे धूप आ सकती है, तो वो कम से कम 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा इस तरह का कनस्टर हो उनके पास, कोई ड्रम हो तो उसको काट सकते हैं, और काट करके कम से कम उसकी ऊंचाई 2 फीट की हो, 2.5 फीट की हो, और उसमें ये सब पूरा मिट्टी का एक मिश्रण मिला लें। मिट्टी का, जैसे हम लोग कहते हैं कि आधा मिट्टी हो, आधा गोबर की खाद हो या केचुआ की खाद हो। यदि मिट्टी भारी है तो 1/3 गोबर खाद हो, 1/3 बालू हो, 1/3 मिट्टी हो, उनको अच्छे प्रकार से मिश्रण मिला लें। उसके बाद पौधे लगा सकते हैं। खासतौर से जो हम लोग की किस्म है पूसा नन्हा, ये बहुत ही माने ये किचन गार्डन के लिए ही है, जिसको हम लोग कहते हैं, तो इस किस्म का लगा सकते हैं। इसके बीज मिल जाएंगे आपको, पूसा बिहार से मिल सकता है, इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा जो आपने कहा कि प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन, खास तौर से पपीता में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इसका जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं पपेन, जो कि पपेन से एक प्रकार का दूध जो निकलता है पपीता से, वो सुखा करके उससे पपेन बनाया जाता है। और एक तरह की एंजाइम होती है जिसका के उपयोग हम कई प्रकार के जितने भी हमारे फेस पाउडर आते हैं, जितने भी क्रीम्स आती हैं, उस सब में पपेन पाया जाता है। खासतौर से जो पेट से संबंधित जितनी भी दवाइयाँ हैं, रोगों से संबंधित, उस सब दवाइयों में पाया जाता है ये। और इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि टूटी फ्रूटी है, कैंडी है, हलवा है, तो काफी सारी चीजें जो है वो बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और विषय से संबंधित बहुत अच्छी जानकारियां साझा की, उसके लिए धन्यवाद। तो आइए हम आपको बता दें कि अपने अगले लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में हम किन 2 विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे अगले बार के जो 2 विषय हैं वो इस प्रकार हैं: सरसों फसल में कीट व रोग नियंत्रण और वसंतकालीन फूलों की खेती। दोनों विषयों के संबंध में पहले से अगर अपने कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। हमारा कॉल सेंटर नंबर आप लिख लीजिए। हमारा कॉल सेंटर नंबर है 1800113060। सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। इसके साथ ही अगर आज के कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से हमारे आज के प्रोग्राम से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।